नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी चुनाव में 20 फरवरी को तीसरे दौर का मतदान होना है और इसी दौर में करहल विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है, जहां से अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने करहल में अखिलेश को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, तो वहीं अमित शाह आज करहल में प्रचार करने उतरे, जबकि आज ही मुलायम सिंह यादव भी मोर्चे पर लौट आए हैं। सवाल यही कि क्या करहल में वाकई टक्कर अनुमान से हटकर है? ये मैदान घरेलू जरूर है, पिच भी दोस्ताना है, लेकिन अखिलेश के लिए करहल का मुकाबला उतना आसान भी नहीं जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी। बीजेपी ने करहल में अखिलेश की घेराबंदी उसी अंदाज में की है जैसे सिंगूर में ममता बनर्जी की हुई थी। एक केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारा, वो जो कभी मुलायम के विश्वस्त थे, उनकी तमाम रणनीतियों से वाकिफ थे, और फिर प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। साइकिल की सरकार थी, बिजली रानी आपके घर में आती थी क्या? आती थी क्या? अब योगी जी ने ग्रामीण क्षेत्र में 22 से 23 घंटा और शहर में 24 घंटा बिजली पहुंचाने की शुरुआत करी। करहल में आज दोनों तरफ से दिग्गजों का जमावड़ा है। अमित शाह खुद मौजूद हैं, तो बेटी की जीत तय करने मुलायम भी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी इस बात से खुश है कि अखिलेश के लिए मुलायम को मोर्चे पे आना पड़ा। वो इसे समाजवादी पार्टी की हताशा बता रही है, और योगी आदित्यनाथ तो डंके की चोट पर अखिलेश की हार का ऐलान कर रहे हैं। वही हवा है, वही सपा है, कुछ भी नहीं बदला है। वही माफिया राज, वही गुंडा राज, वही दंगाई, वही प्लानवादी, वही धमकीबाज। तो इन दंगाइयों को और इन धमकीबाजों को मैं क्या कहूँ? यही तो बोलूंगा, धमकी देंगे, सरेआम मतदाताओं को धमकी देंगे तो यही बोलूंगा ना कि देखो बड़ी गर्मी दिखा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, 20 दिन और इंतजार कर लो। 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ आ रही है, और 10 मार्च के बाद सारी गर्मी शांत फिर हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या करहल की लड़ाई इतनी सीधी और सपाट है? जो भी हो, करहल की जंग को बीजेपी ने दिलचस्प बना दिया है। मुलायम अब तक प्रचार से दूर रहे, सेहत की लाचारी रही, लेकिन करहल में उन्हें उतरना पड़ा, जबकि पिछले 6 चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी 5-1 के स्कोर से जीती रही है। 1993, 1996, 2007, 2012, 2017 में समाजवादी पार्टी जीती। सिर्फ 2002 में बीजेपी को जीत हाथ लगी। तो मैं विश्वास रखता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और फिर मुलायम सिंह का तो करहल सीट से कुछ खास ही नाता रहा है। मुलायम ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से ही पढ़ाई की। इस कॉलेज में मुलायम थोड़े दिनों के लिए शिक्षक भी रहे। सैफई से करहल महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सैफई में हुए विकास से करहल को भी फायदा मिलता रहा। करहल का जातीय ढांचा भी समाजवादी पार्टी को इस सीट पर अजय बना देती है। करहल विधानसभा सीट पर कुल वोटर 3,71,000 के करीब हैं। इसमें 1,44,000 यादव हैं, यानी करीब 1/3 वोटर यादव हैं। इतने सारे समीकरण पक्ष में होने के बावजूद उम्रदराज और अस्वस्थ मुलायम प्रचार में उतर रहे हैं, तो शायद इसलिए कि समाजवादी पार्टी रत्ती भर जोखिम मोल लेने के पक्ष में नहीं है, जबकि अखिलेश हमेशा से यही दावा करते रहे कि करहल में उन्हें प्रचार की कोई दरकार नहीं। और खासकर करहल और पार्टी के नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप करहल क्षेत्र से चुनाव लड़िए, जहां से नेताजी ने कभी शुरुआत की थी। इसलिए पार्टी के फैसले पर मैंने कहा कि हाँ, करहल से ही ठीक रहेगा चुनाव। अगर अखिलेश एक दिन भी करहल में गुजारते हैं तो बीजेपी को इससे फायदे ही हैं। एक तो अखिलेश को अपना वक्त देना पड़ा, और फिर बीजेपी को ये दावा करने की जमीन भी मिल गई कि करहल का कांटा तो फंसा हुआ है। मौसमी सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, करहल आज तक। तो करहल में आज ही अमित शाह और मुलायम का आमना सामना था। अमित शाह बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, तो वहीं मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश का विकेट बचाने के लिए लगे हुए थे। देखिए कैसे चली जुबानी जंग। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे
और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कर्तव्य मीटिंग बुलाएंगे पार्टी के लोगों की और कहेंगे कि घोर में इतनी बड़ी विशाल सभा, लाखों लोग आए, उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे। ये सपा अपने आप को गरीबों की पार्टी कहती है, मगर सपा का जो एसपी है ना, इसका दो ही अर्थ है। एक एस का अर्थ है संपत्ति इकट्ठा करो और दूसरे एस का अर्थ है परिवारवाद चलाओ। परिवार का ही सोचते हैं, अपने ही चट्टो बट्टों का भला करते हैं, ना जाति का करते हैं, ना समाज का करते हैं, ना किसी और पिछड़ों का करते हैं। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर सभी का भला करने का यज्ञ जारी किया। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, जो हमारे किसान हैं तो किसान को प्राथमिकता दी जाए। हमारे नौजवान हैं, हमारे नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं, आज बेरोजगारी है, नौजवान को रोजगार और नौकरी का इंतजाम होना चाहिए। ये कोई सरकार नहीं कर रही है, लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। ये आजम खान कहाँ है आज? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर सपा सरकार बनी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे। दूसरे ही वर्ष सैफई महोत्सव में गाना बजाना देखने आ जाएंगे भाई। अब आपको तय करना है, उनको जेल में रखना है या बेल पर बाहर निकालना है। बताओ क्या करना है? अरे भाई, ये नरेंद्र मोदी के राज में कोई बाहुबली नहीं है, भाजपा के राज में कोई बाहुबली नहीं है। उत्तर प्रदेश में है तो बजरंग बली है और कोई। सर्दी अभी गई नहीं है, गुनगुनी ठंड का मौसम है, लेकिन यूपी चुनाव में गजब की गर्मी है, क्योंकि दूसरे चरण का घमासान खत्म होते होते चुनावी तापमान 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आए दिन जुबानी तलवार चलाते रहते हैं। योगी ने 10 मार्च तक गर्मी उतर जाने की मुनादी की थी, तो अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी का उत्साह तो 2 दौर के चुनाव के बाद ही ठंडा पड़ गया है। मैं पंजाब के आवाम की ओर से इन सारी पार्टियों को कहना चाहता हूं, इन षड्यंत्रों को, इस कंस्पिरेसी को, इस प्री डिटर्मिन्ड, प्री प्लान्ड मिलिशियस प्रोपेगेंडा को आप बंद करें। पंजाब के लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है इस प्रोपेगेंडा में। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि इस ईमानदार जोड़ी भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की जोड़ी को जिताना है, इन सारी बेईमान ताकतों को हराना है। इन बेईमान ताकतों को डर क्या है? इनको डर यह है कि अगर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आ गई तो इन लोगों की सियासत की दुकानें और इन लोगों की कमाई की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। जैसे दिल्ली वाले, अब एक बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वालों ने मौका दिया, आम आदमी पार्टी को मौका दिया, अब हर बार दिल्ली वाले सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए वोट करते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए वोट करते हैं। इन सब की सियासत की दुकानें बंद हो गई। इन्हें डर है कि अगर केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई तो इनकी दुकानों पे ताले लग जाएंगे, इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये डर इनको सता रहा है और इस डर के चलते ये हर गंदी कोशिश करेंगे पंजाब का माहौल बिगाड़ने की। 2017 के इलेक्शन से पहले पंजाब में माहौल बिगाड़ने की ऐसी ही कोशिशें करी गई थी। इन्हीं ताकतों ने, इन्हीं बेईमान ताकतों ने वो कोशिश करी थी। आपको याद होगा कि 2017 इलेक्शन से पहले मौड़ में बम ब्लास्ट किया गया।
किसने कराया वो बॉम्ब ब्लास्ट? कौन ताकतें थी उसके पीछे? किसको उसका फायदा हुआ? और आज तक 2017 के मौड़ बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, चार्जशीट दर्ज नहीं हुई। अभी तक उसके पीछे कौन था, यह सरकार ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। यही लोग थे, यही बेईमान ताकतें पंजाब का माहौल बिगाड़ना चाहती थी, पंजाब के समाज को बांटना चाहती थी। यही ताकतें जिन्होंने 2017 में पंजाब में मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट कराया था, चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, बदनाम करने के लिए, आज वही ताकतें अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कह रही हैं। मैं पंजाब की आवाम की ओर से साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, चरणजीत सिंह चन्नी, सबको कहना चाहता हूं, पंजाब बंटने वाला नहीं है। पंजाब के लोगों के सामने ये प्रोपेगेंडा मत चलाओ, मुंह की खानी पड़ेगी। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देने का। मैं पंजाब के लोगों को यह भी कहना चाहता हूं कि अगले 72 घंटे, नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगले 2 से 2.5 दिन में, अगले 72 घंटों में पंजाब में बहुत प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र चलाए जाएंगे। फेक वीडियोस, फेक न्यूज, फेक आरोप, किसी को आतंकवादी कह दो, किसी को कुछ कह दो, पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिशें करी जाएंगी। लेकिन आप सब सावधान रहें, हम भी चौकन्ने हैं, आप भी चौकन्ने रहें। और मैं पूछना चाहता हूं, जो फर्जी वीडियो जारी कर रहे हैं, जो लोग फेक वीडियो जारी करके ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है, मैं पूछना चाहता हूं उस शख्स से, उस कुमार विश्वास से, उन सारे लोगों से कि वो 2017 से लेकर आज तक चुप क्यों थे? अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको चुनाव से 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे पहले इन सारी चीजों की याद आई? अगर ऐसी कोई षड्यंत्र था, ऐसी कोई बात थी, तो चुनाव से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप ये बातें करते हैं। कितना झूठ, कितना प्रोपेगेंडा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी बात थी, फर्ज करिए, तो आपने सुरक्षा एजेंसीज को क्यों नहीं बताया कि कोई शख्स है जिसके मंसूबे ऐसे हैं? आपने इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस जो भारत सरकार का है, उसे क्यों नहीं इत्तला किया, उसे क्यों नहीं सूचना दी? क्या आप भी इसमें शामिल थे? आप जब इस अलेज्ड बयान, जो आपका एकदम झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, जिस बयान को लेकर आप ये फर्जी वीडियो बना रहे हैं, 2017 में आप कहते हैं बयान दिया गया, तो 2016 में भी आप पार्टी में थे, 2017 में भी आप पार्टी में थे, 2018 में भी आप पार्टी में थे। जब आपको अपनी मनचाही राज्यसभा की कुर्सियां और मनचाहे पद नहीं मिले, तो आपने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अगर 2016 या 17 में ऐसी बात की गई, तो आप 16 में पार्टी में क्यों थे? आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी? 2017 में पार्टी में क्यों थे? आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी? 2018 में आप पार्टी में क्यों थे? आपको आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। अब चुनाव से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसे झूठे, फर्जी, फेक आरोप लगाना, पंजाब की आवाम आपको माफ नहीं करेगी, हिंदुस्तान की आवाम आपको माफ नहीं करेगी। और आप लोग न्यूज चैनल्स के एडिटर्स को, अखबार के मालिकों को फोन करके दबाव डाल रहे हैं कि इस खबर को चलाओ, इस वीडियो को चलाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर रेड करवा देंगे, एजेंसियां छोड़ देंगे। 16 फरवरी बीत गई है। यह तारीख दरअसल इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने जोर शोर से यह मुनादी पीटी थी कि इसी दिन यूक्रेन पर रूस हमला करने वाला है, लेकिन ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। अब अमेरिका कह रहा है कि तारीख भले बदल गई हो, लेकिन हमला जरूर होगा। साथ में यह चेतावनी भी दे रहा है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन फिलहाल अमेरिकी दावों की हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर उनकी फौजों की धमक जस की तस बनी हुई है। अब सवाल यही कि यूक्रेन संकट का समाधान आखिर होगा कैसे? करीब 2 लाख सैनिकों का जमावड़ा। आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान। मिसाइलों का झुंड। टैंकों की फौज। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है?
रूस यूक्रेन बॉर्डर से आ रही इन तस्वीरों को देखकर दुनिया यही मान रही है कि तीसरा विश्व युद्ध बस छिड़ने ही वाला है। एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ उसी से अलग होकर बना यूक्रेन और यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई बड़े देश। अमेरिका और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि रूस हमला करेगा। इससे पहले ये देश हमले की तारीख भी निकाल चुके हैं। 16 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले की भविष्यवाणियां की गई, लेकिन 16 फरवरी निकल गई। रूसी फौजें जहां थीं वहीं हैं। बल्कि रूस कह रहा है कि उसने 7,000 सैनिक यूक्रेन बॉर्डर से वापस बुला लिए हैं। लेकिन यूक्रेन के समर्थन में मोर्चा खोले नेटो देशों को इस पर यकीन नहीं है। यूक्रेन और उसके समर्थक नेटो देशों का डर भी वाजिब है, क्योंकि यूक्रेन के आसपास की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें पुतिन के दावों से अलग कहानी बयां कर रही हैं। रूस नहीं मानेगा। पहला सबूत बेलारूस और यूक्रेन को जोड़ने वाली प्रिप्यात नदी की इस तस्वीर में है। बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर नदी के ऊपर एक नया पुल तैयार कर लिया गया है। बेलारूस में रूस की फौजों का बड़ा जमावड़ा है, जो कई दिनों से जंग का अभ्यास कर रही है। ये पुल इन फौजों को यूक्रेन में घुसने का सीधा रास्ता दे रहा है। रूस नहीं मानेगा। दूसरा सबूत। एक और सैटेलाइट तस्वीर में बेलारूस की फॉरवर्ड लोकेशन पर रूसी हेलीकॉप्टर यूनिट की तैनाती दिख रही है। इनकी जगह थोड़ी बदली जरूर है, लेकिन वापसी के संकेत कतई नहीं है। रूस नहीं मानेगा। तीसरा सबूत है ये तस्वीर, जो यूक्रेन बॉर्डर पर ब्रेस्ट इलाके की है। यहाँ आर्टिलरी यूनिट की तैनाती कम होने की बजाय बढ़ गई है। इन 3 तस्वीरों के अलावा कई और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनकी बिना पर अमेरिका और सहयोगी देश दावा कर रहे हैं कि रूस का वापसी का दावा झूठा है और वो कभी भी पलटी मार सकता है। हालांकि रूस ने अपनी सफाई में एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक ट्रेन में दर्जनों भारी भरकम टैंक लाद कर ले जाए जा रहे हैं। रूस का दावा ये था कि ये टैंक यूक्रेन बॉर्डर से वापस लाए जा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों से पश्चिमी देश कोई पुख्ता निष्कर्ष निकालने को तैयार नहीं है। रूस के खिलाफ नेटो देश भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जवाबी कार्रवाई के लिए रोमानिया में सहयोगी देशों की फौजों का जमावड़ा लग रहा है। नेटो के हथियार और बड़े कमांडर पहले से यहाँ पर चौकस हैं और आवाजाही अभी भी जारी है। हालांकि रूस के मिजाज को दुनिया पहले भी देख चुकी है। पुतिन जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, लोग छिप कर नहीं। उनका ऐसा अंदाज दुनिया पहले भी देख चुकी है। क्रीमिया पर कब्जे की उनकी जिद सबने देखी। कभी वो पनडुब्बी में बैठकर समंदर की सैर पर निकल पड़ते हैं, तो कभी परमाणु जहाज में बैठकर ग्लोबल बैठकों में शामिल होने निकल पड़ते हैं। सड़कों पर मोटर बाइक दौड़ाना हो या फिर कोरोना काल में मरीजों से मिलना हो, पुतिन ज्यादा सोच संकोच में पड़ने वाले नेता नहीं है। दुनिया इसीलिए और भी चिंता में है कि पुतिन ना करते कब युद्ध का डंका पीटने लगे, इसका भी ठिकाना नहीं है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन में युद्ध संकट के बीच आज तक की टीम राजधानी कीव में मौजूद है और वहां के हालात पर पल पल की नजर बनाए हुए है। देखिए कीव से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन में जारी तनातनी के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में कैसा है माहौल? जंग के खतरों को लेकर क्या सोचते हैं कीव के लोग? ये जानने के लिए आज तक पहुंच गया है यूक्रेन। ये यूक्रेन की राजधानी कीव का वो मशहूर इलाका है जो मैदान के नाम से जाना जाता है। ये है मैदान का इंडिपेंडेंस स्क्वायर। ये वही इलाका है जहां 2013 में सरकार के खिलाफ अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ था। What you see here behind me is the Independence Square in Maidan. It shot to limelight in 2013, in the November of 2013, during the Maidan protest movement here in Kyiv. And that particular moment changed the political trajectory of Ukraine from a Russia-centric Ukraine to a Euro-centric Ukraine. रूस यूक्रेन के बीच जारी तनाव से भले ही दुनिया चिंतित हो, लेकिन कीव के लोगों में फिलहाल वो तनाव नजर नहीं आ रहा है। You must be watching in the TV or reading in the newspapers about this tension between Russia and Ukraine. Do you think there's going to be a war? I think not, because we still
live that life like before, and nothing. And all it's the same. So you mean to say situation sometime back and today is almost the same? Nothing has changed. Yeah. I think nothing changed in the future and now. यूक्रेन के लोगों का तो ये भी कहना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की कोई वजह नहीं है। Worrying a lot, but in my case and in case of my friends, we just trying to live our typical life without any attention to this kind of aggression. So this panic created by media that there is going to be a war has not affected your normal life at all. I can't say like Loudly, this. a little loudly. Yeah, because for sure we feel some not good emotion in the morning because you I understand. Yeah. It's a lot of pressure on you. Yeah. But you're trying to skip it And stay as normal as possible. But you think there'll be war? I'm not sure. You think it will be yes or no? It will be like can happen or cannot happen? I think it's really high price for the Mr. Putin in that case, and we are not the same Ukraine as was. कीव के कमर्शियल हब के रूप में मशहूर क्रिशिएटिक स्ट्रीट में भी सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। This is called Krishyatik Street, main commercial street full of tourists on normal days, and so is it today. A lot of people around, people are moving around normally like they would on any other day. As you can read on this wall is written, all you need is love. So I believe here nobody is even thinking about war and things are normal. Normal crowd as we would expect on any normal day. कीव के चमचमाते रेस्टोरेंट और बार में भी सामान्य दिनों की तरह चहल पहल जारी है। लोग ये यकीन करने को तैयार नहीं कि जुबानी जंग असली जंग का रूप ले सकती है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर से लेकर रेस्टोरेंट और बार तक सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन कीव एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां तनाव का असर नजर आएगा। जंग की आशंका के बीच लोग यूक्रेन छोड़ रहे हैं। 16 फरवरी वो तारीख जिस दिन रूसी हमले की आशंका जताई जा रही थी, वो दिन शांति से गुजर चुका है। लेकिन क्या यूक्रेन के सिर से युद्ध की तलवार हट चुकी है? राजेश पवार, कीव, यूक्रेन आज तक।